हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 98 है और इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 30 मार्च 2022। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है और हम आपकी भूगोल की किताब का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, विनिर्माण उद्योग। काफ़ी इंटरेस्टिंग और लेंदी टॉपिक है, लेंदी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 से 3 क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हम उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना का क्या उद्देश्य होता है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम क्यों पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाते हैं। तो आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य विकसित क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के बीच में जो क्षेत्रीय असमानता है उसको समाप्त करना है। आपको पता है भाई, जैसे बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जो बहुत गरीब हैं, तो उन बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे और उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों को अगर हमारे को हरियाणा और पंजाब जैसे अमीर राज्यों के समान बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इन गरीब राज्यों में हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी ताकि ये राज्य अपना विकास कर सके और पंजाब और हरियाणा के बराबर पहुंच सके। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग किस विचार पर आधारित है। यानी कि सार्वजनिक और संयुक्त उद्योग जो बनाए गए उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही पूछ रहा है। अब देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो या फिर आपके संयुक्त उद्योग, दोनों का ही उद्देश्य क्या है? दोनों का ही उद्देश्य है बेरोजगारी और गरीबी को हटाना। और अगर बात करें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग की, तो इसका उद्देश्य है आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग धंधे स्थापित करना ताकि वे भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें और जो आज के समय में जो एक वो असमानता भरा व्यवहार जिसका सामना कर रहे हैं उसको पीछे छोड़ सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों माने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पॉइंट्स के साथ लेकर आई हूँ क्योंकि शायद हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर का आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है ना, आप अपने कॉपी में अभी इसके सिर्फ 2 पॉइंट लिखना क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है, बट फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 5 पॉइंट लेकर आई हूँ। तो देखो, किसी भी देश का जो विकास होता है वो हम उस आधार पर निर्धारित करते हैं कि वहाँ के उद्योग धंधे कितने अच्छे हैं। ठीक है, जिस इलाके के, जिस क्षेत्र के, जिस देश के उद्योग अच्छे होंगे वो देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत माना जाएगा। तो पॉइंट लिखेंगे, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करते हैं बल्कि वे कृषक लोगों की भारी निर्भरता को भी कम करते हैं और उन्हें माध्यमिक व तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं। अब देखो, आपको पता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में कृषि के लिए क्या होता है, आधुनिक उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको पंप की जरूरत पड़ गई है ना, और उर्वरकों के इस्तेमाल की जरूरत पड़ गई। तो ये सब चीज़ें कहाँ बनती है? मशीनों से बनती है, फैक्ट्री में। ठीक है, दूसरी बात, विनिर्माण उद्योग का एक फायदा हमारे को ये भी हुआ है कि जो किसानों को अपनी मौसमी तौर पे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है वो माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में आके नौकरियां कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। अब देश का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? उद्योग धंधे लगाओ। उद्योग धंधे लगाओगे तो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, और नौकरियां मिलेंगी तो गरीबी तो कम होगी ही होगी, है ना। पॉइंट नंबर 3 है, यह आदिवासी इलाकों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानता को कम करने में भी मदद करता है। वही बात कि वही बिहार और उड़ीसा जैसे जो पिछड़े इलाके हैं उनको भी हमारे को आगे लाना है, इसलिए उद्योग धंधे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, वे देश जो अपने कच्चे माल को विभिन्न प्रकार से सुसज्जित सामानों में बदलते हैं उच्च मूल्य व समृद्धि अर्जित करते हैं। अब देखो, हमारे को अपनी फैक्ट्रीज को इसलिए बढ़ावा देना है ताकि हम अपने देश का कच्चा माल बाहर ना बेचें बल्कि तैयार करके पूरा माल बाहर बेचें, क्योंकि कच्चा माल बेचेंगे तो वो सस्ता बिकेगा, है ना। लेकिन अगर आप तैयार माल बेचेंगे तो क्या होगा, वो महंगा बिकेगा। तो अब जब महंगा बिकेगा तो लाभ हमारे देश को ज़्यादा मिलेगा। अब मान लीजिए, आपको आपके घर का एग्जांपल दूं, आप लोग रुई खरीद के लाते हैं कॉटन की, तो कितने सस्ते में आ जाती है, 10 रुपये की 15 रुपये का पैकेट आ जाता है। लेकिन अगर आप अपने लिए कोई कपड़ा लेने जाते हैं, कोई टॉप लेने जाते हैं मान लीजिए, तो वो आपका 250-300 से कम का तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि कच्चा माल सस्ता आता है लेकिन तैयार माल महंगा आता है। तो हमारे को क्या करना है, उद्योग धंधे बढ़ाने हैं ताकि कच्चे माल को तैयार माल में बदला जा सके, और वही तैयार माल अगर हम बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा हमारे को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, इस कथन की व्याख्या करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आ जाता है। तो देखो बेटा, आपको जितना आंसर मैंने लिखवाया है ना, ये 3 नंबर के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट आंसर है, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। उद्योग और
कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। उद्योग अपने उपकरण और उत्पादक जैसे कि उर्वरक आदि प्रदान करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि को और बढ़ा सकते हैं। अब देखो, उद्योग धंधे को अपना उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? उत्पाद चाहिए, ठीक है। और उत्पाद कहाँ से आएंगे? कच्चा माल कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चरल सेक्टर से आएगा, कृषि से आएगा। तो इसलिए उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर कर गए, ठीक है। प्लस उद्योग में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, मालिक भी समझ लो, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग को पेट भी तो भरना है ना, तो खाना कहाँ से आएगा? कृषि क्षेत्र से आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ गए ना कि कैसे उद्योग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अब सिमिलरली कृषि पर बात करी जाए तो उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र अपने सिंचाई पंप हो गए, उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गए, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप हो गया, मशीन हो गया, उपकरण आदि हो गए, इनको किसानों को बेचते हैं। कौन बेचते हैं भाई? उद्योग धंधे बेचते हैं। तो उद्योग धंधों के लिए एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं ये लोग, कौन? किसान वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की व्याख्या करें। मतलब वो कौन कौन से ऐसे मुख्य कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो एक उद्योग के स्थापना को प्रभावित करते हैं कि हाँ, इस जगह में उद्योग लगाया जाए, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति है। देखो, अगर आपको अपना उद्योग स्थापित करना है तो क्या क्या चाहिए? आपको भूमि चाहिए सबसे पहली बात, तो तभी तो फैक्ट्री लगाओगे। फिर आपको पैसा भी तो चाहिए ताकि आप अपना स्टार्टअप कर सको। फिर आपको श्रमिक चाहिए, यानी कि काम करवाने के लिए, ठीक है। प्लस आपने जो सामान बनाया उसके लिए आपको परिवहन की आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। फिर आपको मार्केट भी तो चाहिए, सिर्फ सामान बनाओगे थोड़ी, है ना, बेचना भी तो है, तो बाजार भी चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें जो है एक उद्योग की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये सारे कारक उपलब्ध हों अथवा इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक साथ तो मिलती नहीं है, तो क्या करना होता है? इन चीज़ों को हम कम दरों पर जहाँ पे अरेंज कर सकें, खरीद सकें, वहाँ पर अपना उद्योग लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। स्वामित्व मतलब कौन उसका मालिक है, मालिकाना हक के आधार पे अपने उद्योगों को आपको क्लासिफाई करना है, विभाजित करना है। तो भाई सबसे पहली बात, सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनको सरकार प्रबंधित करती है, यानी कि सरकार चलाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा रन करने वाले जितने भी उद्योग होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आपका भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है। अब आपका सेल हो गया, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब कैसी हैं? गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सरकारी नौकरियाँ मिलती है यहाँ पे। क्वेश्चन और दूसरा हमारा उद्योग का क्लासिफिकेशन क्या है? निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जो किसी एक व्यक्ति के होते हैं या फिर वो उस व्यक्ति की कोई कम्युनिटी होती है, उसके द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग जो होते हैं वो आपके निजी क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आप अपना टाटा देख लो, रतन टाटा जी का है ना। रिलायंस देख लो, किसका है? मुकेश अंबानी का है। टिस्को है, बजाज है, ये सारे डाबर उद्योग है, ये सब किस में आते हैं? ये आपके निजी क्षेत्र में आते हैं। बेटा पेपर में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भेल किसका उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र का या निजी क्षेत्र का। आप से बहुत बच्चे निजी क्षेत्र लिख के आ जाएंगे तो वो बहुत गलत कर देंगे। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यही पूछेगा, कोई बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। संयुक्त उद्योग कैसे होते हैं? संयुक्त उद्योग वो उद्योग होते हैं जो सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्रों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, यानी कि 50% शेयर गवर्नमेंट का होगा, 50% शेयर किसी पब्लिक बंदे का होगा, ठीक है। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और आधार पे हम अपने उद्योग को विभाजित करते हैं, वो होता है आपका कॉर्पोरेट सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जिसमें उत्पादन के प्रक्रिया में जितने लोग भी शामिल होते हैं वो सभी उसके मालिक होते हैं और जो भी लाभ होता है सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में चीनी मिल, ठीक है, ये आपका किसका उदाहरण है? ये आपका है कॉर्पोरेट सहकारी उद्योगों का उदाहरण है। और सहकारी उद्योग का चाहें तो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है इसे अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।